हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक है -1 ट्रिक। ओके, तो ये क्यों ज़रूरी है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया। अब इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि -1 ट्रिक होता क्या है। समटाइम्स व्हेन वी सॉल्व होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी होती है, ठीक है, जिसमें राइट हैंड साइड में मेरा ज़ीरो होता है, ठीक है, एंड ये मेरा कोई कोफिशिएंट है एंड दीज आर माई एक्स। तो दीज आर एक्चुअली योर मैट्रिक्स, ठीक है, एक एक्स का मैट्रिक्स, एक कोफिशिएंट का मैट्रिक्स एंड इधर आपका ज़ीरो। तो हमारे पास कुछ फ्री वेरिएबल्स होते हैं। फ्री वेरिएबल्स एज इन जो कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब इधर ज़ीरो है, ठीक है, तो उधर मैं कुछ भी करूँ, मल्टीप्लाई ऐड वैड कुछ भी करूँ, इस ज़ीरो वाली मैट्रिक्स में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, तो इसको हम पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। अब मुझे ये वैल्यूज़ निकालनी है, मुझे ए और एक्स पता है, ठीक है, मतलब ए और एक्स में मुझे ये चीज़ें पता करनी है कि इनकी क्या वैल्यूज़ होने वाली। ए हमें पता होता है, हमें एक्स की वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ फ्री वेरिएबल्स बच जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास दो इक्वेशन है एंड 3 वेरिएबल्स हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, तो हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ जाता है जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि जो हमारी ऐसी इक्वेशन बनती है ना कि जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो हमारे किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में बाकी के दो वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है, तो जब उनकी वैल्यूज़ पता चलती हैं तो हमें बाकी की दो भी पता चल जाती हैं। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें से जो मेरा लास्ट वाला रो है ना वो पूरा ज़ीरो है, ठीक है, दैट तो मतलब ये कौन सी रैंक का है, ये रैंक 2 का है, ठीक है। अब ये पूरा ज़ीरो है, तो अब मैं इसमें से तीन चीज़ें निकालूंगी, दो चीज़ें निकालूंगी। एक मेरा फ्री कॉलम कौन सा है, फ्री कॉलम का मतलब कि जिस कॉलम में एक भी वन नहीं है तो इसमें है। अब मैं ये कॉलम मेरा एक्स का होता है, ये कॉलम वाई का होता है, ये कॉलम जेड का होता है। तो एक्स का तो है, वाई का, एक्स का है, वाई का है, जेड का कोई भी वन नहीं है, तो जेड मेरा फ्री कॉलम बन जाएगा, ठीक है, कॉलम नंबर 3। और पाइवेट कॉलम्स कौन से हैं, जिनमें वन वैल्यूज़ हैं, तो एक्स एंड वाई, दीज आर 1 एंड 2, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इनको नॉर्मली क्वेश्चन में सॉल्व करूँ इक्वेशन में, तो कैसे आएगा ये एक्स माइनस, इससे क्या बनेगा एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, इससे क्या बनेगा वाई प्लस 2 जेड इज इक्वल टू जीरो। इससे तो कोई इक्वेशन बनेगी नहीं, तो ये मेरी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत छोटे हैं, ये कौन से मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, पर रियलिटी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। रियलिटी में आपके पास हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स होंगे, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा होगा, ठीक है, तब कितनी इक्वेशंस बनेंगी, कितनी लंबी लंबी इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, बट उनको समझने के लिए हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ अब इधर जेड की अगर हमको वैल्यूज़ पता चल जाए तो हमें एक्स की पता चल जाएगी, वाई की पता चल जाएगी। अब वो वैल्यू क्या है, ठीक है, अब वो वैल्यू क्या है, अब उसको कैसे पता करेंगे, सब उसके लिए ये हमारा -1 ट्रिक काम आता है। क्या होता है इसमें, जो भी सबसे पहले फ्री कॉलम है उसको लिख लो। फ्री कॉलम क्या है, दिस इज अ फ्री कॉलम, -1 2 0, मैंने ये लिख लिया। -1 इज़ फ्रॉम रो 1, 2 इज़ फ्रॉम रो 2, 0 इज़ फ्रॉम रो 3। अब मैंने ये चीज़ क्या लिखी है, ये चीज़ फॉर कन्वीनियंस पर्पज मैंने लिख दिया है। रो 1 का मेरा लीडिंग फैक्टर किस कॉलम का है, एक्स का है। रो 2 का लीडिंग फैक्टर किस कॉलम का है, वाई का है। रो 3 का लीडिंग फैक्टर नहीं है कोई भी, तो इट इज क्रॉस, ठीक है। अब क्योंकि रो 1 का लीडिंग फैक्टर एक्स है, तो रो 1 की वैल्यू किसको मिलनी चाहिए, एक्स को मिलनी चाहिए, तो ये ध्यान में लिख दी। रो 2 का लीडिंग फैक्टर वाई है, तो रो 2 की वैल्यू किसको मिलनी चाहिए, 2 को मिलनी चाहिए। रो 3 का लीडिंग फैक्टर कौन है, कोई नहीं है, तो इसकी वैल्यू किसी को नहीं मिलेगी। बट ये मैंने क्या कहते हैं, ये मैंने फ्री कॉलम किसका लिया है, जेड का लिया है, तो जेड को मैं -1 दूँगी, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअली पहले करा करो कि जैसे कि मैंने फ्री कॉलम उठाया जेड का, ठीक है, तो सबसे पहले तुम जेड के नीचे तो -1 ही लिख दो, ठीक है। उसके बाद बचेगा एक्स एंड वाई, तो उसकी वैल्यूज़ हम ऐसे देख लेंगे कि इसकी लीडिंग फैक्टर कहाँ पर है, ठीक है। और अगर मान लो इसमें और वेरिएबल्स भी होते तो, और कोई वैल्यू नहीं बच रही है तो हम उसमें 0 0 डाल देते, अगर होती तो। यहाँ पे नहीं है तो नहीं डालते, ठीक है। फिर उसके बाद ये करने के बाद हम सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर देते, तो दिस इज योर आंसर। बिलीव नहीं हो रहा है ना, ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। अगर z की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू भी 1 ही होगी, प्रूव। अगर z की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, -2, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ योर आंसर्स, दिस इज वन ऑफ योर आंसर्स। अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन में आते हैं। इसमें मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इक्वेशन सिर्फ 3 ही है। तो ये वाले क्वेश्चन आ गए जिसमें अब किसी वेरिएबल, अब हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास दो फ्री वेरिएबल्स हैं, एक y है और एक w है,
दोनों में ही कोई लीडिंग फैक्टर नहीं है, लीडिंग वेरिएबल नहीं है, तो अब मैंने दोनों को उठाना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने y को उठाया, इट इज़ 200। अब क्योंकि ये y का है तो मैं y को -1 वैल्यू दे दूँगी। अब रो 1 का लीडिंग फैक्टर किसके पास है, x के पास है, तो मैंने ये वैल्यू उसको दे दी। रो 2 का लीडिंग फैक्टर किसके पास है, किसी के पास नहीं, तो ये वैल्यू किसी के पास नहीं जाएगी। रो 3 का लीडिंग फैक्टर किसके पास है, z के पास है, तो मैंने ये वैल्यू z को दे दी। और अब मेरे पास और कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो मैं इसको 0 दे दूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज़ योर आंसर। अब दूसरा W उठाया मैंने 340। ठीक है, क्योंकि ये W का है तो मैंने W को -1 वैल्यू दे दी। R1 रो 1 का लीडिंग फैक्टर किसके पास था, x के पास था। रो 2 का किसी के पास नहीं था। रो 2 का किसी के पास है, रो 2 का है किसी के पास। एक मिनट, मैंने तो गलती कर दी है, सॉरी, रो 3 का किसी के पास नहीं है ना, इधर मैंने गलती कर दी थोड़ी सी छोटी सी, ये ऐसे नहीं होगा। हाँ, तो रो 2 का लीडिंग फैक्टर तो है ना अपने पास, z के पास। मैंने कॉलम से कन्फ्यूज कर दिया। ठीक है, तो दिस इज़ योर रो 1, दिस इज़ योर रो 2 एंड दिस इज़ योर रो 3। तो रो 2 का लीडिंग फैक्टर 1 z के पास है, तो मैंने ये वैल्यू इसको दे दी। रो 3 का किसी के पास नहीं है, तो ये किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब वहीं से यहाँ देखो, रो 1 का लीडिंग फैक्टर x के पास है, तो मैंने इसको 3 वैल्यू दे दी। रो 2 का लीडिंग फैक्टर z के पास है, तो मैं ये z को दे दूँगी। ठीक है, रो 3 का लीडिंग फैक्टर किसी के पास नहीं था, तो ये किसी को नहीं मिला। अब जो बच गया उसको मैंने 0 दे दिए। ठीक है, फिर इसको मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई, एंड दिस इज़ योर आंसर, एंड दे बोथ आर योर आंसर्स, बोथ आर योर आंसर्स। जैसे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ यहाँ पे, x इज क्या है, -2y -3w, एंड दूसरी क्या है, z इज -4w। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को, अगर मेरी w की वैल्यू 0 हो गई तो z की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, सही है। अगर मेरी w की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो मेरी x की वैल्यू क्या होगी -2, तो सही आ रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को रखती हूँ, अगर मेरी w की वैल्यू 1 है तो z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -4, वही आ रहा है। अगर मेरी w की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3, वही आ रहा है। सो दीज आर योर 2 पॉसिबल आंसर्स। तो इनको हम नल स्पेस कहते हैं। ठीक है, इनको हम नल स्पेस कहते हैं। तो ये कैन भी, ये और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बस इतने ही आंसर हो, बट ये वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स है। अब इफ़ वी हैव 100 फीचर्स और हमने उन 100 फीचर्स के नल स्पेसेस निकाले और नल स्पेस का डायमेंशन 20 आ रहा है, तो इसका मतलब आपके 20 फीचर्स बेकार है। आपको पता चल जाएगा कि वो 20 फीचर्स बेकार हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हो। अगर आप PCA जब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हो, आपको नल स्पेस से पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में वेरिएंस है ही नहीं, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, PCA में वेरिएंस देखते हैं ना, वेरिएंस कहाँ पे ज़्यादा है, तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे वेरिएंस नहीं है, तो आप सेफली यू कैन इग्नोर दैट डायरेक्शन। तो इससे आपका डायरेक्शन खत्म होगा, तो जब आप डायरेक्शन मतलब एक तरीके से आपकी डायमेंशनलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो इट कैन हेल्प इन दैट ऑल्सो। अब नेक्स्ट वीडियो जिसका इंतज़ार था, दैट इज़ द इन्वर्स, जिसको हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, जब भी हम -1 ट्रिक को इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, उसे गॉसियन एलिमिनेशन कहते हैं, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।